आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड और भारतीय बाजारों में आज फिर तेजी की लहर जमकर चल रही है। 70 अंकों की नहीं, अब 80 अंकों की बढ़त निफ्टी 50 दिखा रहा है आपको 21,739 के लेवल्स पर। निफ्टी बैंक में जोश अच्छा खासा 128 अंकों की बढ़त यहां, और मिड कैप्स पूरी तरह से लाइमलाइट बटोरते हुए करीब करीब 285 अंकों का इजाफा है। एक स्टॉक आपके सामने करते हैं पेश। डिस्पाइट एचडीएफसी बैंक जो अब .5% नीचे है, निफ्टी बैंक की चाल एकदम मजबूत होती हुई, और आज दरअसल दबे पांव से आईटी कंपनियां फिर तेजी में आ रही हैं। इन्फोसिस, विप्रो ये टॉप ट्रेड्स में शामिल है। टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री सब में दरअसल तेजी ही बन रही है। तो ये फिलहाल अब तक की सिचुएशन। अब 10 के दमदार ट्रेड में हमारे साथ रचना वैद और प्रशांत सावंत बने हुए हैं। इनक्रेड इक्विटीज के गौरव बिस्सा को जोड़ेंगे आगे, नीलेश जैन भी हमारा साथ देंगे, अपने टॉप ट्रेड्स उनसे समझेंगे। साथ ही साथ फिर आस्क हेड सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव संघवी से होगी बातचीत 2024 के आउटलुक पर। रचना जी बताइए ताजा ट्रेड इस घंटे के। जी, इस घंटे के ताजा ट्रेड के लिए मैं एसीसी को चूज करूंगी, और अदानी ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट आ रही है, तो अदानी एंटरप्राइज और पोर्ट पे भी नजर जरूर रखनी चाहिए। नेवरदलेस एसीसी के जहां तक लेवल्स की बात है, तो यहाँ पे हम 2375 पे है, 2355 पे एसएल लगाएंगे, और ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट होना चाहिए 2390 एंड उसके बाद 2400। ओके, एसीसी आपके स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। कल भी हम इस स्टॉक पे बात कर रहे थे, मूव अच्छा है इसमें। प्रशांत आपका ट्रेड? फर्स्ट पिक होगा बैंकिंग से आईसीआईसीआई बैंक, एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस हुआ है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 985 985, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1020 1020। और नेक्स्ट पिक एक मोमेंटम बाय मेरा इंडिगो होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 3000 के नीचे 2995, और जो टारगेट होगा वो होगा 3080 से लेके 3090 का। ये फिलहाल आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक और इंटरग्लोब एविएशन दोनों ही तेजी के ट्रेड्स बन रहे हैं। गौरव बिस्सा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग। पहले अगर रिकमेंडेशन देखा जाए तो वो होगा फाइनेंशियल्स में, बैंकिंग फाइनेंशियल्स में जो है एयू बैंक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हमको देखने मिला था। अब यहाँ से कंसोलिडेशन के बाहर आते हुए नजर आ रहा है, और मोमेंटम अच्छा है। बैंकिंग स्पेस ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आज मोमेंटम में है। मुझे लगता है कि काफी बड़ी अपसाइड आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। अभी 808 810 के करीब चल रहा है। 790 के स्टॉप से आप बाय कर सकते हैं। 840 से 845 के लक्ष्य होंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। दूसरा रिकमेंडेशन है सिमिलर स्पेस में है, वो है मैक्स फाइनेंशियल में। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट्स देखेंगे तो एक अर्ली साइंस है डबल बॉटम फॉर्मेशन के, तो मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे रिस्क वॉर्ड जो है काफी फेवरेबल होगी अगर कोई यहाँ पे बाय कर रहा है तो 920 रुपए का जो है एमएफएसएल में स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में अगर देखा जाए तो स्टॉक जो है वो एक बार 1010 के लेवल दिखा सकता है, तो रिस्क वॉर्ड फेवरेबल है। और मैं कहूँगा शायद अगर ये डबल बॉटम इंडीड है तो ये 1040 के लेवल भी दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से मैक्स फाइनेंशियल है, रिस्क वॉर्ड फेवरेबल है, सपोर्ट से घुमा है। 89 एक्सपेंशन मूवी है, सपोर्ट है डेली चार्ट्स पे, तो काफी बेहतरीन लग रहा है, इसको भी बाय कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे साथ नीलेश जैन है, लेकिन नीलेश जैन जी के पास जाने से पहले मैं एक स्टॉक मार्क कर दूं यहाँ पर, जो कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आज की स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, और उसका कंट्रीब्यूशन वाकई याद रखिएगा मैटर करेगा, एंड दैट्स आईसीआईसीआई बैंक ट्रेडिंग एट डे हाई। और बहुत दिनों बाद, मेरे ख्याल से आज 19 दिसंबर के बाद पहली बार सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हूँ। नीलेश गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स और स्लाइट एक छोटा सा टेक आईसीआईसीआई बैंक पर दीजिएगा। मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल देखिए, आईसीआईसीआई बैंक मेरे भी रडार पर ये काउंटर था एज अ रिकमेंडेशन, बट ऑलरेडी कवर हो चुका है। टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है, 1020 तक के ही टारगेट हम भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर लंबा नजीरा रखे तो 1050 तक का भी मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। काफी अच्छा बेस यहाँ पे बना है 975 के आसपास का, तो 975 980 के जोन में यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। उसके अलावा आईआरसीटीसी ये एक दूसरा काउंटर है, काफी अच्छा ओआई बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लॉन्ग बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं, ब्रेकआउट फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है, और आईआरसीटीसी में लॉन्ग करने की सलाह होगी। 940 तक की अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 902 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। आईआरसीटीसी के साथ साथ जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है आईजीएल। एक बड़ी गिरावट हमने यहाँ पे देखी थी लगभग अक्टूबर के महीने में, उसके बाद से लगातार काउंटर ने एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो करंट लेवल पर इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 440 एंड 445। दो टारगेट होंगे, 424 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा।
IGL और IRCTC वो ट्रेड्स जो इस समय आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं नीलेश की तरफ से। अच्छा, आईटी कंपनियां एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और निफ्टी आईटी में आज तेजी हो सकती है, उस पर हम सुबह में भी चर्चा कर रहे थे और तेजी हुई है। दिग्गजों में तो एक्शन है ही, अब 1.5% ऊपर आ गया इंडेक्स, लेकिन कोफोज देखिए, और कोफोज का हम जिक्र कर भी रहे थे, तब बिरला सॉफ्ट पर चंदन ने कॉल दी थी। एक बार कोफोज करंट लेवल्स पर बताइए, अगर कोई नई खरीदारी कर रहा है गौरव, ये ट्रेड इस समय बैठ रहा है तेजी की तरफ और या नहीं? देखिए, कर सकते हैं। एक छोटे बेस फॉर्मेशन से स्टॉक जो है वो ऊपर गया, तो मुझे लगता है यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आज मोमेंटम में भी है और अच्छे एक रिटेस्ट भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो होंगे 5950 के, और ऊपर में स्टॉक जो है एक बार उछाल लगा सकता है 6350 तक के लिए। तो मुझे लगता है कि एक पोजिशन ट्रेड इंट्राडे के लिए मैं बिलीव नहीं करूँगा कि ये तुरंत पैसा दे या ना दे, लेकिन अगर किसी का 3-4 दिन या 5 दिन का नजरिया है तो यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। 6350 6400 भी पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, ट्रेड्स यहाँ पे सारे पूरे हो गए और एक बार थोड़ा सा स्कैनिंग बढ़ाते हैं दायरा उसका और कुछ और काउंटर्स पे लेके आते हैं। केमिकल बास्केट पे भी जाएंगे और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स देखेंगे। लेट्स ब्रिंग पीआई इंडस्ट्रीज एक बार मेरे स्क्रीन पर। कुछ देर से ये अपीयर होता हुआ नहीं छोड़ता हूँ, ऑप्शंस के स्टैट्स थे कुछ, कोई बहुत क्लियर कट मैंडेट नहीं है चार्ट पे। फिर आप लेके आइएगा आईजीएल, ये करीब करीब 433-50 पे डे हाई पर। आईजीएल के प्रोस्पेक्टिव से एक बार बता दूं मैं आपको यहाँ पर, सिर्फ डेटा के प्रोस्पेक्टिव से हम ठीक है, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद पहली बार वो जो आई थिंक क्रैश था इस स्टॉक में, पहली बार ये स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करता हुआ, एग्जैक्टली यही प्राइस 433.70 इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक बायोकॉन को भी मार्क कर दूं यहाँ पर मेरे शीट पे, जो अब लगभग पौन घंटे बाद जो ओआई बिल्डअप है उसमें बायोकॉन फार्मा स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई लेके बैठा हुआ। रचना जी, एक बार बायोकॉन को देखेंगे आप, क्लियर कट ब्रेकआउट था, उसमें तो कोई दरार थी नहीं, बट अब डिलीवर करता हुआ 287.30 व्यू आपका यहाँ पर। जी, यहाँ पे मूवमेंट फिलहाल तो अच्छी है, पर काफी दिन से मुंह आया हुआ है, तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए थोड़ा रिस्की हो जाएगा अगर फ्रेश एंट्री करेंगे तो। 2000 लकी पीपल जिन्होंने पहले से एंट्री कर रखी है, उनको अपना एसएल ट्रेड करके 280 पे ले लेना चाहिए। 80-81 पे भी ले लेंगे तो चलेगा। और अपसाइड पे यहाँ पे फर्दर मोमेंटम जो बनेगा इस काउंटर को 290 एंड 92 की तरफ लेके जा सकता है। सो लिटिल मोर स्पेस इज लेफ्ट, तो एसएल को ट्रेल करके पोजीशन को कंटिन्यू करें, और जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है वो थोड़ा इंतजार कर ले फॉर अ माइनर पुल बैक। तो ये फिलहाल आपके लिए एक बायोकॉन पर व्यू साफ है। अच्छा, एबिट जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कल, वो भी अपने ओपन इंटरेस्ट एडिशंस में और गेंस दिखा रहा है, करीब 2-2.5%। वैसे स्टॉक एक्शन करीब 0.5% तक का बना है। काफ़ी दिनों बाद अतुल लिमिटेड में भी कुछ तेज़ी बन रही है। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स जहां पर शायद मौका मिले आगे आपको ट्रेड लेने का, उसमें नीलेश आपकी नज़र क्या ये एनटीपीसी पर गई है? क्योंकि एनटीपीसी सुबह में भी हम मेंशन कर रहे थे, ये सीआरसी की ड्राफ्ट गाइडलाइंस के बाद थोड़ी सी तेज़ी में रह सकता है। 319-20 के आसपास अगर कोई नई तेज़ी करता है, आगे किस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा? बिल्कुल अर्षिता जी, देखिए ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है। अंडरटोन अभी भी काफी स्ट्रांग है। कल एक बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला था, और ये एक पर्टिकुलर काउंटर लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, एक अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी स्तर पर अगर हम टारगेट की बात करें तो 330 से लेके 340 तक की अपसाइड अभी भी यहाँ पे ओपन है। कोई अगर फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जानना चाहता है तो 310 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है। तो थोड़ी सी डिप अगर मिले 316-318 की रेंज में, तो वहां पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 310 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा। 330 और 340 तक के इमीडिएट टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये एनटीपीसी पर व्यू हो गया, स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की ट्रिजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। चलिए, अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपकी मुलाकात करते हैं। वैभव सांघवी जी, CEO ASK हेज सॉल्यूशंस के, हमारे साथ आस्क हेज सॉल्यूशंस के मौजूद हैं इस वक्त। वैभव जी नमस्कार, इस साल में आपसे पहली वार्तालाप हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए, परिवार के लिए और आपके पूरे क्लाइंट बेस के लिए काफ़ी बेहतरीन रहे। इन शुभकामनाओं के साथ इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक
लास्ट 15 दिन में 20 दिन में CY23 के इस बाजार की ट्रेजेक्ट्री, बिहेवियर सब कुछ बदल गया। पहले तो इस बात पे शुरू करते हैं चर्चा कि ये 2024 जिस नोट पे शुरू हो रहा है वैभव जी, यहाँ से आपको रिस्क ज़्यादा लग रहा है या फिर रिवॉर्ड अपेक्षाकृत ज़्यादा है, या फिर अगर रिट्रेसमेंट आए तो कहाँ तक का रिट्रेसमेंट रीजनेबल होगा आपके मुताबिक, वैभव जी? फर्स्ट ऑफ ऑल वीरेंद्र, आपको, आपके श्रोताओं को और निवेशकों को सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं 2024 की। जैसे आपने कहा कि लास्ट जो एंड किया है 2023 वो इट इज एंडेड, वो अंत हुआ है काफी बड़े अच्छे बैंक के साथ। और नवंबर और दिसंबर की मूवमेंट हम देखें तो 13 से 14% मूवमेंट दी है मार्केट ने। फॉर द होल ईयर अगर हम 2023 देखें तो 20% है। सो लार्जली द मूवमेंट जो आई है वो लास्ट 2 महीने में आई है। उसके मुख्य कारण वन के इलेक्शंस के, स्टेट इलेक्शंस के अच्छे रिजल्ट, और दूसरी तरफ कि फेड ने पॉलिसी के संकेत दिए हैं कि यहाँ से ब्याज दरें घटनी चाहिए रादर देन बढ़नी चाहिए फॉर द नेक्स्ट ईयर। और जब भी ऐसा एनवायरनमेंट होता है तो जनरली रिस्क एसेट्स में हम देखते हैं कि पैसा आता है, और इसी के कारण इमर्जिंग मार्केट्स एज ए बास्केट अगर हम देखें तो काफी पैसा आया है, पैसिव इन्वेस्टमेंट्स आया है। और जब इमर्जिंग मार्केट एज ए बास्केट में पैसा आता है तो इंडिया एक 16% वेट के साथ है, तो जो भी फ्लो आता है वो 16% के वेट के साथ पैसा आता है, और उसी के कारण हमने मोमेंटम अच्छी देखी है। नाउ ये कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट जो फेवरेबल इलेक्शन रिजल्ट आए हैं वो एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन में भी अच्छे रिजल्ट और नतीजे आए, और उसी के कारण जो रैली हुई है तो थोड़ी डिस्काउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है मेरे हिसाब से। हमारा ये भी व्यू है कि 2024 एक अर्निंग स्टोरी रहेगा रादर देन री रेटिंग स्टोरी। री रेटिंग हमने लास्ट 1 साल 2 साल में ऑलरेडी देख चुके हैं, और एक वैल्यू एज ए सेगमेंट भी अच्छी परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं लास्ट 2 साल में, जो हमें लगता है कि जब ब्याज दरें नीचे आती हैं तो वो ग्रोथ में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो टू स्ट्राइकिंग पॉइंट्स, वन अर्निंग्स को फॉलो करें, और दूसरी के फ्रॉम वैल्यू टू ग्रोथ एक थीम है जो ये साल चल सकती है। ओके, वैल्यू टू ग्रोथ, ये थीम इस साल की एक थीम रहेगी। अच्छा वैभव जी, अब थोड़ा सा ना सेक्टर स्कैन शुरू करते हैं। अब सेक्टर की जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है वो कंपनियाँ जो एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट से लेके आती हैं, या फिर एक्सपोर्ट मार्केट या फिर वर्ल्ड मार्केट्स जो है उनको प्रभावित करते हैं। कमोडिटीज़ में आप देखिए, चाहे वो फेरस नॉन फेरस मेटल्स हो, आप चाहे सीमेंट को देखिए, प्रीशियस मेटल्स को देखिए, केमिकल्स को देखिए, यहाँ पर हरकत पिछले 20 दिन में काफ़ी बड़ी है। आपका व्यू मेटल्स पे क्या है इस वक्त? हिस्टोरिकल हाइस पे, ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है मेटल इंडेक्स, इसके भागने का बड़ा कारण और यहाँ से और कितना चल सकता है इसकी संभावना, या फिर आप ये मानते हैं कि अगर आप इसमें अच्छा पैसा बना चुके हैं तो आपको कुछ पैसा कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? जब हम मेटल सेक्टर को देखते हैं तो उसके एंड वन के हमें समझना चाहिए कि ये ग्लोबल सेक्टर है। सेकंड कि जब ग्लोबल सेक्टर की बात करते हैं तो उसके 2 मुख्य पहलू है। एक है कि ग्लोबल ग्रोथ किस तरफ बैठ रही है, और दूसरी चाइना जो बिगेस्ट नेशन है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर ऑफ मेटल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, उसका क्या आकलन है एट दिस पॉइंट इन टाइम। और जब हम देखिए दोनों पहलू को तो हमें लगता है कि ग्लोबल ग्रोथ यहाँ से घट सकती है। एट द सेम टाइम चाइना ने इंस्पाइट ऑफ जो चाइनीज गवर्नमेंट की स्टिमुलस है, हम एक्चुअली वो कन्वर्ट नहीं देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ बॉयंसी आ रही है। वहाँ स्टिल उनके नंबर्स बड़े सबड्यूड है, और वो रिवाइव होना मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी। सो जब हम ऑन एन ओवरऑल दोनों पहलू को देखें, ग्लोबल इकोनॉमी को देखें जहाँ ग्रोथ रेट घटनी है, जनरली हम देखें कि अगर हिस्ट्री में देखें तो जब भी ऐसा माहौल होता है तब मेटल्स एंड कमोडिटीज को चलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स बीच बीच में टेक्निकल रैलीज या टैक्टिकल रैलीज हो सकती है, बट फ्रॉम अ डायरेक्शनल पर्सपेक्टिव वो थोड़ा प्रेशर में जनरली रहते हैं। दिस टाइम ऑल्सो वी डोंट एंटिसिपेट, हम नहीं एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ से बड़ी तेजी हो जाएगी उसमें। एट बेस्ट ये मार्केट परफॉर्मर रह सकते हैं,
मार्केट आउट परफॉर्मर होना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो ये राय मेटल्स में आउट परफॉर्मर्स नहीं रहेंगे लेकिन परफॉर्मर्स रहेंगे। गुड मॉर्निंग वैभव जी। आज की जो एक इंटरेस्टिंग लीड है वो आईटी कंपनियों की तरफ से आई है और खासतौर से कंसिडरिंग हम अगले हफ्ते रिजल्ट सीजन में उतरेंगे। अब तक जो कमेंट्री थी वो यही थी कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग काफ़ी धीमी पड़ती दिखाई दे रही है और शायद ये जुड़ा हुआ था रेट हाइक साइकिल से। अब कंसिडरिंग 24 रेट कट साइकिल वाला साल रहेगा, क्या कुछ प्रीएम्प्ट करेंगे इन स्टॉक्स में बड़ी तेजी 2024-25 के लिए? थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज जनरली हम देखें कि जब शुरुआती रेट कट साइकिल की होती है तो फॉर द फर्स्ट फ्यू क्वार्टर्स हम जनरली देखते हैं कि आईटी सेक्टर में उनके मल्टीपल्स थोड़े डीरेट होते हैं बिकॉज के सिचुएशन और ये एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ग्रोथ रेट रिड्यूस होंगे, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कंटिन्यूड सबड्यूड रहेंगे। ये काफी अनसर्टेनिटी के कारण जनरली ये सेक्टर अवॉइड करते हैं। हालांकि ये सभी सिचुएशन अभी भी मौजूद है, लास्ट क्वार्टर के नतीजे भी थोड़े वीक ही रहेंगे हमारे हिसाब से। ध्यान रखना चाहिए कि कमेंट्री कैसे बैठती है और रिवाइवल ऑफ द बिजनेस कैसे होता है। नाउ ये शॉर्टर टर्म एस्पेक्ट्स है फ्रॉम एन आईटी सेक्टर पर्सपेक्टिव। फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो एक जो पहलू है जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कहें तो हमें लगता है कि ये एक पहलू ये इंडस्ट्री को काफी इम्पैक्ट करेगा। कैसे इम्पैक्ट करेगा, उनका रेवेन्यू प्रोफाइल कैसे चेंज करेगा, आई थिंक टाइम विल ओनली टेल। बट जो कंपनियां इसको अच्छी तरह से अडेप्ट करेगी वो हमें लगता है कि आगे जाके उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। पर फिलहाल के लिए एटलीस्ट फॉर फ्यू क्वार्टर्स हम इसे अवॉइड करेंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि कुछ क्वार्टर्स के लिए थोड़ा सा दूर रहा जाए लेकिन एक्शन वहीं पर लौटता हुआ आप क्लियरली ट्रेडर्स में दिखाई दे रहा है। एक स्पेस जहाँ पर अच्छे पैसे बने हैं वो है पूरा डिफेंस पैक। कुछ देर पहले हम बीएमएल के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि देखिए डिफेंस से ही तकरीबन अगले 4 सालों में 2000-2500 करोड़ के अलोन ऑर्डर्स हाथ बैक करते हुए दिखाई देंगे। इस समय 40-45 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स आगे आते हुए दिखाई दे सकते हैं ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में, वो यूबीएस की रिपोर्ट कहती है। अब ये स्टॉक्स कंसिडरिंग जोरदार तेजी 2023 में दिखा चुके हैं, आपकी क्या पोजीशन है? क्या यहाँ पर और पोजीशन बढ़ाना चाहेंगे इस स्पेस में? आई थिंक डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां काफी टेलविंड्स है और फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगेस्ट टेलविंड ये है कि मेक इन इंडिया और गवर्नमेंट का जो पुश है ये पूरे सेक्टर में टू बी इंडिजिनियस और सेल्फ रिलायंट, आई थिंक ये इटसेल्फ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है कि वो एक साल की स्टोरी नहीं है। आई थिंक ये आई वुड से मिनिमम 5 to 10 years की प्रॉब्लली स्टोरी है। ऑफ कोर्स इन द इंटरमीडिएट रेंज मल्टीपल्स आगे पीछे हो सकते हैं। ऑल्सो के थोड़े एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा कि हर एक कंपनियां कैसे कर पा रही हैं उनके ऑर्डर्स की। बट फ्रॉम अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें प्रॉबेबली कंफर्ट ये भी रहेगा कि यस द वैल्यूएशंस माइट बी लिटिल एक्सपेंसिव बट ये अपॉर्चुनिटी अगर हमको करनी है तो हम वी वुडंट माइंड कि थोड़े एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में भी इसमें निवेश करते रहे। और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम ए होल डिफेंस पैक एज वेल, माय सेंस इज कि जिस हिसाब से टारगेट्स है डिफेंस मिनिस्ट्री के कि द अमाउंट ऑफ कैप्टिव मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आई थिंक द अपॉर्चुनिटी इज जस्ट टू बिग टू इग्नोर इन दैट सेंस। ओके वैभव जी, अब कुछ और सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं और उनको थोड़ा सा बाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑटो में हमने CY22 के मिड से व्हेन पोस्ट आई थिंक जब रशिया और यूक्रेन की बात शुरू हुई थी उसके बाद से एक जो मूव शुरू हुआ वो बहुत ही इंप्रेसिव था। स्टॉक्स ऑलमोस्ट दोगुना हो गया, दोगुना तो इस बार टाटा मोटर्स ही हो गया। अभी ऑटो पे व्यू क्या है आपका? प्लस अक्सर हम एक भेदभाव सा करते हैं या फिर थोड़ा सा हमारा झुकाव जो होता है ईवी की तरफ, बट अगर आप इस झुकाव को भी भुला दें तो बैटरी तो जनाब और टायर तो सब में ही लगना है।
हमने टायर स्टॉक्स में एक बड़ा मूव देखा। आपसे बातचीत करते करते अपोलो एट ऑल टाइम हाई, सीएट का हाल देखिए, आप एमआरएफ का देखिए, ऑटो पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? और हल्की सी जो इस बार कमजोरी ट्रैक्टर डिवीजन में दिखाई दी, जो लास्ट रिपोर्टेड सेल्स नंबर्स थे, उसके बाद आपका इस पूरे सेक्टर पे व्यू क्या है और क्या इम्प्रेसिव, क्या चेज करने लायक लग रहा है इस प्राइस पे भी? आई थिंक जब हम ऑटोज की बात करें, ऑफकोर्स जैसे आपने वीरेंद्र कहा कि लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा रहा है, और एक मुख्य पहलू अगर इसमें देखें तो वो मार्जिन इंक्रीज के कारण उनकी अर्निंग्स बहुत बेहतरीन हुई है। ना मार्जिन इंक्रीज किस के कारण हुई है? क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्टन हुए हैं कंसिडरेबली, और अगर सेलिंग प्राइस ऑफ दोज प्रोडक्ट्स और व्हीकल्स देखें तो वो नीचे नहीं आई है, तो काफी मार्जिन वो ऑपरेटिंग लिवरेज के कारण उनका मुनाफा बढ़ा हुआ है। नाउ अगर उसको डाइसेक्ट करें तो हम ऑटो सेक्टर को डिवाइड करेंगे टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, सीवी विच इज कमर्शियल व्हीकल्स, और लास्टली ट्रैक्टर्स में। और हमें लगता है कि टू व्हीलर्स एक कंटिन्यूड बॉयंसी और मोमेंटम दिखाएगा। हालांकि हम प्रेशर देख रहे हैं फ्रॉम एन इन्वेंट्री बिल्टअप एटलीस्ट इन द पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट, तो हमें लगता है कि पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स और टू सम एक्सटेंट सीवीज आल्सो ये टुवर्ड्स सबड्यूड रह सकते हैं ओवर द नेक्स्ट वन ऑड ईयर। टू व्हीलर्स कंटिन्यूड रहेंगी इन टर्म्स ऑफ द बॉयंसी, सो ये सेगमेंट हमें अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो कि अगले साल जो कमोडिटी की टेलविंड्स हमें मिली हैं, हमें लगता है कि थोड़ी प्राइसिंग प्रेशर भी आ सकती है। जब मार्केट शेयर, अगर हर एक कंपनियां उनकी मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करना है या इनफैक्ट इंक्रीज करना है, तो वी मे सी सम कंपटीशन कमिंग ऑन द प्राइसिंग साइड एज वेल। उसके कारण हमें लगता है कि वो मुनाफा जिस हिसाब से स्ट्रीट देख रही है उतना ना हो पाए। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम हम टू व्हीलर्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हमने देखा है जोरदार एक्शन आज हीरो, बजाज जैसे काउंटर्स भी दे रहे हैं, और बजाज वैसे भी फ्लेवर में रहेगा एटलीस्ट सोमवार तक, जहां पर कंपनी बायबैक के डिटेल्स शेयर करेगी। 92% वैसे भाग चुका है पिछले 12 महीनों में। अच्छा, एक स्पेस वैभव जी जो खूब चली है और इसमें शायद सरकार की नीतियों का भी फायदा है, वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। और मुझे याद है पिछले बजट में डोमेस्टिक ट्रैवल को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके लिए एक रोड मैप का जिक्र वित्त मंत्री ने किया था। अब वो स्पिरिचुअल टूरिज्म के नाम पर हम देख रहे हैं अक्रॉस उत्तर प्रदेश, अक्रॉस द कंट्री रादर, कई सारी नई प्रॉपर्टीज पर कंपनियां पैसे खर्च कर रही हैं। इस थीम को प्ले करने का सबसे बढ़िया जरिया क्या रहेगा? ये इंडियन होटल जैसे काउंटर्स जिनमें पिछले 4 सालों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है, या फिर आपके आईआरसीटीसी या एविएशन कंपनियां? सी आई थिंक ऑल द सेगमेंट्स, अगर हम ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करते हैं, जिस हिसाब से फ्रॉम अ कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट, जिस हिसाब से एस्पिरेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमको कोविड के बाद एक नजरिया बदल गया है लाइफ की तरफ के, हमें एक्सपीरियंसेस चाहिए, और जिस हिसाब से ट्रैवल टूरिज्म बढ़ी हुई है, आई थिंक वो कंटिन्यूड रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स हमें ये भी लगता है कि आई थिंक एक पहलू जो काफी इग्नोर हुआ है, इसके जो पर्सनल लोन सेगमेंट्स जो बढ़ी है, आई थिंक सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दोज पर्सनल लोन्स इज आल्सो गोइंग टुवर्ड्स ट्रैवल एंड टूरिज्म एज वेल। नाउ अगर उधर थोड़ी कर्व हो सकती है तो टेम्पररी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उधर प्रेशर रह सकता है, बट फ्रॉम अ सेक्युलर पर्सपेक्टिव ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है और लार्ज है, बिकॉज इंडिया एज अ 140 करोड़ की जनता, everybody wants to have those kind of experiences. So as an industry it's going to do wonders. At the same time, जिस हिसाब ने हम कल वीडियो भी देखे, पिक्चर्स भी देखे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप जैसे आइलैंड को प्रमोट किया है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई थिंक ऑल दिस एड्स अप कि इंडिया एज अ ज्योग्राफी इज एक्सेलेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म, काफी जगह है देखने के लिए। सो डोमेस्टिक ट्रैवल को एनकरेज करने के लिए आई थिंक ये पहलू बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक वैभव जी आपने मेरे दिल की बात छीन ली। वो कहते हैं ना, कभी कभी मन से मांगी जाए कोई मुराद तो वो भगवान भी पूरी कर देते हैं। खैर, यहाँ बात ईश्वर की बात नहीं हो रही, भगवान की नहीं हो रही है। आह्वान मेरी सहयोगी हर्षिता ने पीएम से कहा था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि आप एक कम से कम लक्षद्वीप का टूर लगाइए, कुछ डाइविंग वगैरह करिए वहाँ पे। आइए पहले जरा वो 2 जनवरी की जरा बात सुनते हैं, आपको सुनाता हूँ वो बात।
वो क्या कहा था हर्षदा ने और वो कैसे मुराद पूरी हुई। आज दोपहर करीब 3:15 बजे तक ये पहुंचेंगे लक्षद्वीप। इनकी आइटनरी में क्या हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप स्कूबा डाइविंग ट्राई कर लें? भेज के देखो, है ना? आप उनको टैग करके ट्वीट मैं पीएमओ को अभी ट्वीट कर देती हूँ, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है, आप स्नॉर्कलिंग ही कर लीजिए। टैग करिए, ट्विटर लिंक पे जाइए, टैग करिए। परसों बात की थी, देखिए मोदी जी जा रहे हैं लक्षद्वीप Yes. और हमने यही कहा था कि स्कूबा डाइविंग नहीं, स्नॉर्कलिंग ही करके देखिए, Yes. मजा आ जाएगा। और वो तस्वीरें आ गई। और वो देखिए, पता मैंने आपसे कहा था कि मोदी जी जरूर सुन रहे होंगे। हाँ। खुद नहीं करें तो कुछ तो करेंगे वो, लेकिन उन्होंने खुद भी किया। आई एम श्योर कि अच्छा बहुत सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं ट्विटर पे किस बात का? कि मैंने भी ऐसा बोला। मैं जानता हूँ सिर्फ हर्षदा ने बोला था। और मैंने कहा था कि मोदी जी इसको जरूर सुनेंगे और कुछ करेंगे। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये तस्वीर, पहले तो हर्षदा आपसे सराहना करना चाहूँगा आपकी कि आपने का आइडिया दिया वो पूरा हुआ। मैं हर्षदा हमेशा इस बात की वकालत करता हूँ कि देश विदेश घूमिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक ट्रैवल टूरिज्म का सवाल है और दुर्लभ दृश्यों का सवाल है तो भारत उसमें मेरे ख्याल से सबसे ऊपर है। ये हम कहते हैं अक्सर कि मलेशिया, दुबई में जो ब्लू वाटर मिलता है आपको सीज में, ये मैं वाटर देख रहा हूँ हर्षदा, ये पानी गजब, मतलब मेरी ये अपेक्षा से कहीं अच्छे दृश्य हैं। हाँ, एक्चुअली वीरू, ये अनडिस्कवर्ड इंडिया है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लक्षद्वीप में स्कूबा तो नहीं, स्नॉर्कलिंग करके आए हैं, ये लोगों को और इंस्पायर करेगा वहां पर पहुंचने के लिए और ये इनफैक्ट नज़ारे एंजॉय करने के लिए। और मैं उम्मीद कर रही हूँ ये इनफैक्ट हमारी एविएशन मिनिस्ट्री को भी इंस्पायर करेगा कि एनकरेज करें एयर इंडिया के बियॉन्ड दूसरी एयरलाइंस को कि यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट्स कुछ लोकेशन से शुरू करें। बिल्कुल, तो ये स्नॉर्कलिंग के दृश्य हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के। और हर्षदा, यहाँ पे अमूमन मतलब होटल्स वगैरह की व्यवस्था अच्छी है अगर जाना चाहें तो? अब मेरा तो मन है। वीरू, एक्चुअली ये ना लक्षद्वीप बहुत ही प्रोटेक्टेड आइलैंड्स रहे हैं, तो पहले तो सिर्फ आई थिंक 2 आइलैंड्स हैं जहां तक मुझे जानकारी है। एक अगाटी जहां पर एयरपोर्ट है और वो एयरपोर्ट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि आप ठीक समुद्र के बीच में एक एयर स्ट्रिप पर लैंड करते हैं, और दूसरा है बंगारा। ये 2 पर्टिकुलर आइलैंड्स है जहां पर, और आई थिंक एक कदमत है, 3 आइलैंड्स है जहां पर अलाउड है लोगों को जाना, टूरिज्म अलाउड है। लेकिन जिस तरह का प्लान इस समय बन रहा है मेरे ख्याल में वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा आइलैंड्स में भी टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज दी जाए और बहुत ही बढ़िया इको रिसोर्ट्स वहां पर दरअसल पहले कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ऑपरेट करते थे, अब वो सरकार ऑपरेट कर रही है। और यहाँ पर बाय द वे, जैसे हमारे चटवाल साहब ने कहा था कि लक्षद्वीप में एक प्रॉपर्टी आएगी, आई एम अज्यूमिंग कि वो फास्ट ट्रैक होगी अब इसके बाद। मैं एक बात मानता हूँ हर्षदा, मतलब प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शिता है ना इस मामले में वो बहुत ज़्यादा है। मैं अभी लास्ट वीक ऑफ आई थिंक नवंबर में हर्षदा, जब मैं था मसूरी में, और उस दिन पीएम भी देहरादून आए हुए थे और उन्होंने एक बात कही कि डेस्टिनेशन वेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से हम उत्तराखंड को एक प्रेफर्ड स्टेट बनाएंगे। ऐसे आइडियाज़ हमने कभी नहीं सुने थे ज़िंदगी में। मैं प्रधानमंत्री जी से आह्वान आज मैं भी करूँगा इस मंच से, सर कभी हो सके तो एक बार मुंशियारी या फिर हासिल होके आइएगा। आप वहाँ जाएंगे तो कम से कम रोड अच्छी हो जाएगी। इस बार का मेरा प्लान इसलिए ड्रॉप हो गया था क्योंकि रोड थोड़ी डैमेज थी, आप जाएंगे तो वहाँ रोड अच्छी हो जाएगी। नीरज जी, आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है ऐसे कोई डेस्टिनेशन जहां पर आप जाना चाहें भारत में? मैं लग रहा हूँ वो सबकी सुनते हैं, वीरू की भी सुनेंगे। हाँ, फिंगर्स क्रॉस। लेकिन आवाज देखते हैं, आवाज उसका प्रूफ आज आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी अपने लिए नहीं घूमने गए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ट्रोल करा रहे मोदी जी, वो टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं इस देश में, और बहुत जगहों पे वो जाते हैं। तो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि आप भी जाइए, आप भी अपने देश को इन्वेंट करिए, घूमिए फिरिए, मज़े लीजिए उसमें। देखिए समुद्री जीवन, मैंने तो अपने आइडिया भी दिया कि हर्षदा के साथ एक शो करना चाहिए। हमारा इन हाउस सी का एक्सपर्ट है जो अंदर की चीज़ें बताएगा, कितनी तरह की मछलियाँ और क्या क्या होती हैं, कितने जीव जंतु होते हैं। इस पर मैं एक शो करूँगा अभी आगे आने वाले दिनों में कि ये जो टूरिज़्म है इसको बढ़ावा मिलना चाहिए और समुद्र की दुनिया सीखें आप। कितना इंटरेस्टिंग होगा वो।
बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है है। ना? छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज आपको एकदम हैरान करके छोड़ देगी। तो अपनी कोई डेट मुझे दे दीजिएगा, उस दिन शो हम प्लान कर लेंगे। वरना मैं आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर मेरी तस्वीरें देख सकते हैं। अब मैं वीरू यहाँ पर मैं अपने आप को एक और पिच दे रही हूँ, ऐसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसका मतलब मैं ऑफिशियल हॉलिडे पे जा सकती हूँ ताकि इसको और प्रमोट किया जाए। वैसे बिल्कुल आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन आपने उससे कहा था मेरी कोई विश, तो मोदी जी ने मेरी विश मेरे मन की जान ली थी। मैं अभी तिरुपति गया था, उसी दिन मोदी जी का प्लान था मंडे को, तो फिर मैंने अपना प्लान भाई ट्यूसडे कर लिया कि मोदी जाए, तो अभी वो भी होके आए हैं तुरंत। तो इस तरीके से वो बहुत जगह पे जाते रहते हैं। वैभव जी, आप लोगों की कोई ऐसी गुजारिश हो, हाँ तैयारी हो तो बता दीजिएगा, हम बात कर लेंगे उस पर। बकेट लिस्ट अभी तैयार कर लेते हैं। नहीं आ रही आवाज। राघव जी बोलिए, शर्माइए मत, मुराद पूरी होगी आपकी। कोई डेस्टिनेशन तो बताइए। No. I think जैसे वीरेंद्र आपने कहा, आई थिंक जो दूरदर्शिता है, आई थिंक इज जस्ट फिनोमिनल। आई थिंक हर एक पॉकेट को जो इस हिसाब से कंसंट्रेट करके उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, इज ट्रूली फिनोमिनल। इट ट्रूली इज। चलिए, इन्हीं दृश्यों के साथ अब हम वीरू जी और मैं लेंगे इजाजत। नीलेश और गौरव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ गुड वन। वैभव, और सौंप देते हैं आप बेटे नीरज जी को। तेजी भी करा ली और हमने समुद्र के दृश्य भी देख लिए। एकदम फ्राइडे मूड हो गया अब। एकदम